स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं क्लास 12 के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ के साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा डिटरमिनेंट्स का। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाना और वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। मैं वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगा कैसे आपको जाना है, क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिटरमिनेंट्स को। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें क्या क्या गिवन है हम लोगों को। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, मंजीत wants to donate a rectangular plot of land in the school for a school in a village. When he was asked to give dimension of the plot, he told if the length is decreased by 50 and breadth is increased by 50, then area will remain same. Okay, ये एक प्लॉट है जिसकी लेंथ हमें x दे रखी है और ये y, और कुछ कंडीशन बता रखा है। फिर लिखा है इफ लेंथ इज डिक्रीज बाई 10, breadth is decreased by 20, then area decreased by 5300 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें गिवन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने 10th क्लास में किया था ना, अब देखो ये 12th में दे दिया इन्होंने। अब कैसे ये 12th का क्वेश्चन बनेगा जरा देखते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर मैं ओरिजिनल एरिया की बात करूं आपसे, तो ओरिजिनल एरिया तो x और ये y, तो एक्स वाई होगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा था, when he was asked to give the dimension of the plot, he told its length is decreased by 50। यानी पहले लेंथ x थी, अब लेंथ हो गई है x माइनस 50 और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 50 से। मतलब लेंथ को डिक्रीज करा और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 50 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो बोला एरिया रिमेन सेम, यानी कि एरिया था कितना, एक्स वाई था ना। तो इससे सिंप्लीफाई करके हमें एक कंडीशन मिल जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके। अच्छा ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू अनदर कंडीशन। क्या है दूसरी कंडीशन, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 10, यानी कि x माइनस 10, ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20, दोनों को ही डिक्रीज करा जा रहा है। तो जो एरिया है आपका, एरिया कितना है, एक्स वाई है ना, तो एरिया डिक्रीज बाई 5300, तो माइनस का कर दो 5300। आया समझ, एरिया पहले था एक्स वाई, आपने ये दोनों केस ले लिए एक्स और वाई में, तो एरिया जो है वो 5300 से डिक्रीज कर गया। तो इसको सिंप्लीफाई करना और इसको, चलो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। एक्स का मल्टीप्लाई वाई में होगा तो एक्स वाई, यहाँ से आएगा 50x, यहाँ पे आएगा माइनस का 50y और माइनस का 2500 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये कट गया, तो यहाँ से आ गया 50x प्लस माइनस का 50y इज इक्वल टू 2500। तो 50 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 5 5 जा 50, 50 आ जाएगा ना। चलो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई तुम्हारी, ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई, ये हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, यहां से आ जाएगा माइनस का 20x, माइनस का 20x, माइनस का 10y, माइनस का 10y, माइनस का 200, माइनस का 200 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 5300, माइनस का 5300 ये आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो एक्स वाई इसमें भी कट गया, ये आया माइनस का 20x माइनस का 10y, और ये अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या माइनस का 5100 आएगा। एक तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 2x प्लस का y इक्वल टू 510। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लें। अब आ जाते हैं जरा आगे कि कौन सा यहाँ पे आंसर हमारा आया था, कौन सा हमारा आंसर आया है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 50 आया था, और 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया था हमारा, हमारा कितना आया था, 2x माइनस वाई इक्वल टू आया था कितना आया था पीछे, एक मिनट, 300 उधर था और 300 में ये माइनस किया गया था, 5000 हुआ था, 300 आया था ना, 10 300 इस साइड था, 300 को उधर सब्सट्रैक्ट कर 500 ना, 500 तो ऑप्शन, एक मिनट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कर लें, एक मिनट, 200 हुआ था, 5500 हो गया था ना। 5500 में
5500 हो गया था, 10 से डिवाइड हुआ था 550। तो आई होप शायद से ए पार्ट, एक मिनट में आंसर देख लेता हूँ। आंसर है इसका हाँ बी पार्ट, एक हाँ बी पार्ट आया था हमारा आंसर। ठीक है, तो ये देख लो, आप लोग वीडियो को पीछे देख सकते हो, एक्चुअली पीछे इरेज हो जाता ना तो वो दिख नहीं रहा है मुझे। फिलहाल हमारा आप लोग चेक कर लो, हमारा क्या आंसर x माइनस वाई इक्वल टू 50 फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में आया था 2x प्लस वाई इक्वल टू 550। आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लो, एक बार आप लोग कैलकुलेशन करके देख लो। ठीक है, अगर वहां पे कुछ चेंजेस है तो आप चेक कर लो वहां पे, लेकिन यही आ रहा होगा 550 10 से डिवाइड करने के बाद और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अवर सेकंड कंडीशन। सॉरी। अब देखो यहां से तुम्हारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना दिया। अब आप कहोगे सर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है क्या? नहीं, आगे डिटरमिनेंट भी बनेगा। कैसे? अगर मुझे इन दोनों से मैट्रिक्स लिखना है तो क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट लिखते हैं 1 माइनस 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 1, फिर हम लिखते हैं एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 50 और यहाँ पे होगा 550। क्या हो जाएगा 550, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया 1 माइनस 1 2 1 एक्स वाई 50 और 550, ए पार्ट ही आ गया, ये तो ए पार्ट आ गया। ठीक है, तो सेकंड का हो गया ए पार्ट, सेकंड का क्या हो गया ए पार्ट। ठीक है, सेकंड का ए पार्ट आ रहा होगा, ये देखिए ए पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, आप बताओ जब हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे ये हमारा मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो गया, फिर नेक्स्ट में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है, फोर्थ में पूछी वैल्यू ऑफ वाई, और एक्स वाई आ जाएगा तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट पार्ट आ जाएगा जिसमें एरिया निकालना है। यानी कहने का मतलब है इसको सॉल्व करके तुम्हें एक्स और वाई निकालना है, इसको सॉल्व करके। ये जो सेकंड क्वेश्चन किया ना हमने, तो ये मैं कर देता हूं इसको, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है 1 2 माइनस 1 1 एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 50 2500। ठीक है, इसको सॉल्व हमें करना है। कैसे करते हैं अगर आपको याद हो, डिटरमिनेंट में हमने सीखा है ए, ये हमारा कैपिटल एक्स, ये राइट हैंड साइड में हम बी लेते हैं, इसको हम मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको बी। तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा ए इनवर्स बी, यानी तुम्हें इनवर्स निकालना है। और इनवर्स का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यही होता है। ठीक है, तो अगर मेरे लिए ये मैट्रिक्स ए है 1 2 माइनस 1 1, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, कितना होगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, बीच में माइनस आएगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करोगे तो -2 आएगा, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, क्या ये 3 आ गया? ओके, डिटरमिनेंट तो इसका 3 आ गया, यानी 1/3। अब एडजॉइंट निकाल लो, अब निकाल लो एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट के लिए आपको इस 4 जो हमारी ये मैट्रिक्स है, हमारी जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ए कितनी है 1 माइनस 1 2 1, सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा M11, तो ये हाइड करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, फिर हम M12 निकालेंगे, यानी इस एलिमेंट को हाइड कर लो तो 2 आ जाएगा, M21 की बात करें तो -1 आ जाएगा, M22 की बात करें तो ये 1 आ जाएगा। अगर ये माइनर है तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा 1, C12 कितना आएगा -2। अब ये -2 क्यों आया, क्योंकि इन दो नंबर का सम अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव मतलब साइन बदल जाता है। सिमिलर C21 कितना हो जाएगा +1, क्योंकि साइन बदलना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का सम ऑड नंबर है। C22 तुम्हारा 1 रहेगा। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो जो भी कोफैक्टर है यानी 1 - 2 1 1 1 1 इसका ट्रांसपोज करके, तो फाइनली ए इनवर्स आ गया 1/3, ट्रांसपोज कर दो यानी 1 - 2 1 1, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब x क्या था हमारा, x हमारा था ए इनवर्स b, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ फिलहाल, इधर ए इनवर्स पुट कर देता हूँ 1/3, ए इनवर्स की वैल्यू है 1 1 - 2 1, और b कितना है ये 50 2500, सॉरी 50 यहाँ पे लिखा मैंने, और इसका आंसर कितना था, ए पार्ट था ना 550 था, सॉरी ये 2500 गलत लिखा गया, 550, ये 550 नॉट 2500। ठीक है, ये 50 है और ये 550 है, 550, ये 50 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 550, हटाई देखो 50, और ये है तुम्हारा 550,
ये 50 और ये तुम्हारा 550। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करते हैं सिंप्लीफाई? 1/3 तो बाहर रहेगा, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 50 प्लस का 250, -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 100 प्लस का 250। तो x इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे रहेगा, ये आ गया 300, ये आ गया 150। अब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये तो एक्स वाई है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 100, 3 5 50, तो x आ जाएगा 100, y आ जाएगा, कंपेयर करोगे तो x 100 आ जाएगा, y कितना आ गया? 50 आ गया। तो x 100 हो गया, y 50 हो गया। तो x 100 का तो 200 आ रहा है, ये तो सही है 150, और x आ रहा है 200। और 1 मिनट, हमारा कितना आया था सॉल्व करके? 200 आ रहा है ना, यानी कि एक बार चेक कर लेना आप लोग, मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना, आ जाएगा। वैसे तो आपने समझ में तो आ गया ना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। आंसर फिलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 200 आ रहा है, ठीक है। x की जो वैल्यू वो कितनी आ रही है? 200 आ रही। तो हमने कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई में कुछ एरर की होगी, ठीक है। हमारा कितना आ गया था? 5500 चेक कर लेना आप यार, ठीक है। एक्चुअली स्लाइड बड़ी दिक्कत हो जाती है, नेक्स्ट में वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा, ये इसमें दिक्कत होती है बैक करने में, ठीक है। ये एक्चुअली पीपीटी है, इसलिए इसमें बैक करता हूँ तो पूरा इरेज हो जाता है, बैक का कोई उसमें ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना, कर लोगे ना आप लोग, ठीक है। बस x और y आ जाएगा ना, x और y आ जाएगा तो आपको एरिया पूछा तो उनको मल्टीप्लाई कर लेना, तो फाइनली हमारा एरिया आ जाएगा 30,000 स्क्वायर मीटर। एरिया हमारा आ जाएगा 30,000 स्क्वायर मीटर, तो वो मल्टीप्लाई एक बार देख लेना। चलो ये समझ में आ गया। फाइनली इस टाइप का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तुम्हारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 3x3 यानी 9 एलिमेंट्स है टोटल। अब ये दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ, आपको ये देखने में बड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, डिटरमिनेंट का मतलब इस तरीके से लगा दो, एडजॉइंट ए, ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 25। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि ये पूछ रहा है। शॉर्ट में देखो इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब n क्या होता है? n होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है यहाँ पे? 3x3, तो n को 3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ की पावर 2, 5 स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो डिटरमिनेंट कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5। तो ये तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 के इक्वल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक डिटरमिनेंट del1 दे रखा है और एक del2 दे रखा है, और चेक करना है कि del1 del2 में क्या रिलेशन ट्रू हो रहा है। ये ए पार्ट है, ये बी, ये सी और ये डी, ये ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। तो ये तो del1 है, del2 को देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। del2 क्या है हमारे पास? 1 1 1 बी सी सी ए बी सी। एक काम पहला कर लेते हैं, इसमें ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि del1 में अगर कंपेयर करना है तो del1 में 1 1 कहाँ है? रो में है, और यहाँ क्या है? कॉलम में है। तो मैं ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, और डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टीज में आपने सीखा होगा। तो मैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देता हूँ, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना देते हैं, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना देते हैं, यानी ए बी सी। अच्छा इतना काम तो कर लिया, अब आगे क्या करना चाहिए? तो अगर मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी ए बी सी बन जाएगा, यहां बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए बी सी बन जाएगा, यहां सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए बी सी बन जाएगा, और तभी ये कॉमन आ पाएगा, नहीं तो फिर ये कभी फॉर्मेट बन नहीं पाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, तो अगर मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे एडजस्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दिया ए बी सी से, तो फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड में बी से मल्टीप्लाई कर लो, थर्ड में सी से कर लो, ये रिजल्ट आ गया। इसमें से ए बी सी कॉमन ले लो, तो जो तुम्हारा डिवाइड में ए बी सी है ना,
अब वो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पे ए बी सी, ये 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, और ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब काफी हद तक सेम है डेल वन। थर्ड रो तो सेम है, इन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत है, उल्टा लिखा हुआ है, यानी आपको R1 को R2 से इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब इंटरचेंज जब करते हैं तो माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। तुम्हारा आ जाएगा ए पार्ट, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आई है तो आप वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट तुम्हारा है, आपको फाइंड आउट करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको दे रखा है 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की पावर 4, इस तरीके से गिवन है, ठीक है। इस तरीके से हमें कुछ गिवन है। तो अगर पहले वाले में मैं 5 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 5 5 स्क्वायर। इसमें भी अगर मैं 5 क्यूब कॉमन ले लूं, 5 क्यूब कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 5 5 स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में अगर 5 की पावर 4 कॉमन ले लूं तो 1 5 5 स्क्वायर बचेगा। कोई भी अगर दो रो सेम है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। यहाँ तो तीन ही सेम है फिलहाल, तो 0 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बोला दिस इज ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, थीटा बिलोंग्स टू दिस, थीटा के लिए 0 से 2 पाई के बीच में। तो बोला इसका डिटरमिनेंट जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है या फिर 0 है, ये चेक करना है, यानी कि तुम्हें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, पहला एलिमेंट अगर मैंने ये 1 लिया तो इसमें ये और ये हाइड हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा तो 1 आएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब बीच में आता है माइनस, तो माइनस का साइन थीटा ब्रैकेट, ये और ये हाइड हो जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, ये भी माइनस का साइन थीटा आएगा, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया यहां से। लास्ट में जब हम इसको लेंगे इस 1 को, तो ये और ये हाइड होगा, तो माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 इंटू 1, ये साइन थीटा माइनस ये तो कैंसिल होकर पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और वहां पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो यहां से आ गया प्लस 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव पार्ट हट जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से लेके 1 तक होता है। अब 2 है तुम्हारा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 ऐड भी है तो 2 ऐड कर दो हर जगह, तो यहाँ 4 जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 2 से लेके 4 तक है, और ये है क्या, ये डिटरमिनेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, कहीं हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, डी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी बेसिकली डिटरमिनेंट निकालना है, फिर साइन थीटा की मिनिमम मैक्स वैल्यू देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रेंज पता करनी है, यानी कि हमें उसके लिए रेंज पता करनी है, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप 5 क्वेश्चन करने थे, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ देखो इसमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है और बता रखा है कि Cij जो है वो कोफैक्टर है Aij का। जैसे कि आप बोलते हो ना कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A11 A12 A13, तो हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है और कोफैक्टर होता है, तो बता रखा है कि Cij जो है वो कोफैक्टर है Aij का। तो बोला है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर कभी तुम्हें एलिमेंट पता है और कोफैक्टर पता है तो तुम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखना किसी भी रो से या फिर किसी भी कॉलम से, तुम्हारे पास 3 रो होती है 3 कॉलम होते हैं, लेकिन जो भी रो लोगे उसके जो एलिमेंट लोगे उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लेना होता है। लेने को आप कोई भी ले सकते हो, चाहो तो आप फर्स्ट रो ले लो, चाहो तो आप थर्ड रो ले लो, कोई भी रो कोई भी कॉलम, लेकिन कोफैक्टर भी फिर वही लेना होगा। तो देख लेते हैं किसमें है ऐसा। अब ये 1 1 है C31 है, गलत, मैंने पहले ही बोल दिया कोफैक्टर और एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि अगर A11 है तो C11 होना चाहिए, पहली चीज तो ये रिजेक्ट। A11 C11 ठीक है, A12 C21 गलत हो गया यहाँ पे, तो ये भी रिजेक्ट।
सी देखो A11 C11 A12 C12 A13 C13 करेक्ट, ये करेक्ट है सी पार्ट। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट और कोफैक्टर सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थी। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नए नए क्वेश्चन किए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपने कुछ आज नया सीखा है। बाकी आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पे बताना है केस स्टडी, वो भी कमेंट सेक्शन में कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे चैनल पे नए हैं उनको मैं दिखा देता हूँ कि आप कैसे चैनल पे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। सारी चीजें अवेलेबल है आपके लिए, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो आप देखो जब प्लेलिस्ट पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट पे अगर आप जाते हो तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे, जैसे ये देखो क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पलर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट पे एक बार सर्च करो, 12 का सारा कुछ मिल जाएगा आपको। और वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, देखिए वन शॉट वीडियोस, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो आई होप, ठीक है। चलिए पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।